गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है गाइज, और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आज ये 9th क्लास मैथ की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, और हालांकि हमारा जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। ठीक है, इसके बारे में संख्या पद्धति क्या होती है हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। बस इन शॉर्ट यहाँ भी बताने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। ओके, तो देखिए संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति के अंदर जो संख्या पद्धति है एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम संख्याओं के बारे में पढ़ाई करते हैं, संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब वो जो संख्याएँ होती हैं उन संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है, संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, संख्याओं को जो वहाँ पर नाम दे रहे हैं वो नाम किस आधार पर दे रहे हैं। ठीक है, किसी को अगर पूर्ण संख्या कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, पूर्ण संख्या किसे कहना है, पूर्णांक किसे कहना है, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये संख्या किन्हें कहना है और किस आधार पर कहना है। किस आधार पे कहोगे ये सम है और विषम है, और किस आधार पे कहोगे वो भाज्य है या अभाज्य है, ये सब हमें कौन बताती है, संख्या पद्धति बताती है। और इस संख्या पद्धति के अंदर हम केवल संख्याओं के बारे में ही पढ़ते हैं। संख्याओं को लिखना हमें सिखाती है, संख्याओं को पढ़ना हमें सिखाती है। ठीक है, किस प्रकार की संख्या को क्या नाम देना है और वो नाम किस आधार पे दिया जाना है वो हमें कौन बताती है, संख्या पद्धति बताती है। क्लियर है गाइस? मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और आज की क्लास के अंदर हम संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे, और संख्याओं के प्रकार में मैं आप शुरुआत में आपको एक टेबल बनवाऊँगा। ठीक है, जिसमें हम उसका संख्याओं का वर्गीकरण चेक कर रहे होंगे कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद जब हमारे एक चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, उस चार्ट के अंदर जो संख्याएं हमारी आएंगी उन संख्याओं को हम 1 by 1 पढ़ेंगे। उसका थ्योरी क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है, किसको पूर्ण संख्या कहेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ रहे होंगे। पहले चार्ट को समझ के किस प्रकार संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे हम लोग। संख्याओं के प्रकार, और संख्याओं के प्रकार की अगर हम बात करें, ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो उस पे जाने से पहले हम बात करते हैं संख्याओं के एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, जिन एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझाऊंगा कि संख्याओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, किस प्रकार उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो एक में हम शून्य जानते हैं, उसके बाद प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। ठीक है, मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया, ये प्लस का 1 भी हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है। सेम उसी प्रकार से एक संख्या और ले लेते हैं, प्लस माइनस 5 ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद कुछ संख्याएं आपकी दशमलव वाली होती हैं, फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। कुछ संख्याएं आपकी भिन्न वाली होती हैं, भिन्न का भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुछ संख्याएं आपकी वर्गमूल वाली होती हैं, कुछ संख्याएं आपकी घनमूल वाली होती हैं, इनके भी एग्जाम्पल एक एक ले रहा हूँ मैं। होते तो बहुत अनंत एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल एक एक लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ संख्याएं हमारी इस प्रकार से होती हैं, ये 3 + 2i, मतलब जिन संख्याओं में i आना शुरू हो जाता है, जिनमें i आना शुरू हो जाता है, तो ये संख्याएं हैं, इनकी बात हम करेंगे। क्लियर है? अब देखिए संख्याओं को शुरुआत में 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप जानते हैं आपके 2 आधार हैं। पहला आधार है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या है गाइज? वास्तविक संख्याएं। दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनको रियल नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो हमने यूपी बोर्ड को टारगेट किया है, इसलिए हम थोड़ा हिंदी लेके चल रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे थोड़ा टाइम लगता है, मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको। इसको बोलते हैं रियल नंबर्स
और ये हमारा इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? अब दोनों में अंतर क्या है, क्या आधार था, यानी क्या वजह थी कि आपने ये संख्याएं थी ये वाली, इन संख्याओं को दो समूह में बांट दिया। भाई जितनी भी हम संख्याएं यहाँ पे देख रहे हैं, जितने एग्जाम्पल में लिखे हैं, इनके दो ग्रुप बना दिए गए, सभी संख्याओं के दो ग्रुप बना दिए गए कि इस ग्रुप में अलग संख्याएं और इस ग्रुप में अलग संख्याएं। तो ये जो हमने ग्रुप बनाया, ये जो हमने इसको दो भागों में वर्गीकृत किया, तो इसका आधार क्या लिया, वो आधार मेन है, क्योंकि आप आधार पर पकड़ बना लेंगे तो इसका वर्गीकरण आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला आधार क्या था, ये दो ग्रुप बनाने का आधार क्या है भाई, हमारे पास इस ग्रुप में कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, और इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, उन्हें प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब संख्या रेखा क्या होती है, तो आपने छोटी क्लासों में ऐसी कोई बला पड़ी होगी, इस तरह से लाइन होती थी, रेखा, ये एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा पे हम संख्या दिखाते थे, मिड में शून्य है, इधर चलोगे तो +1, +2, +3, +4, और जीरो के इधर चलोगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और आपने रेखा के ऊपर किसको दिखाया है, संख्याओं को दिखाया है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा। मतलब ऐसी रेखा जिसके ऊपर हम संख्याओं को प्रदर्शित कर सकें, संख्याओं को उसके ऊपर दिखा सकें, उसे कहा जाता है संख्या रेखा। और ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, संख्या रेखा क्या होता है, और इस पे आप संख्याओं को प्रदर्शित कर चुके हैं, और इस पे आप संख्याओं को जोड़ना घटाना भी सीख चुके हैं। क्लियर है गाइस? चलिए अब देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकें, उन्हें प्रदर्शित कर सकें, उन्हें कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। जस्ट इसका उल्टा है काल्पनिक संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना किया जा सके, उन्हें कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या रहेगा इसका, 3 + 2i हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है, और भी ले सकते हैं आप लोग, 7i, या फिर 7 + i, 7 - i, या फिर मान लो 4/i + 6, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होती हैं, हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और इस प्रकार की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर बिल्कुल प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और मेन पहचान क्या होती है इनकी, अगर आपकी संख्याओं में ये आई आ रहा है, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं इन्हें, इमेजिनरी नंबर्स। और इसमें जो आपका फर्स्ट लेटर है वो आई है, इसलिए इन्हें हम काल्पनिक संख्याओं को आई से डिनोट करते हैं। मतलब जिनके अंदर आपका आई आना शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे आपका ये 3 2 के साथ आपका आई भी आ रहा है, तो आई क्या पहचान होगा कि ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, जिन संख्याओं में आपका जोड़ पे, गुणा पे, भाग पे जैसे भी आपका आई दिखाई दे, तो वो तुरंत क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, और ये काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वास्तव में संख्याएं नहीं होती हैं, बस ये कल्पना करी गई है कि ऐसी कोई संख्याएं होती हैं, कल्पना है, सपना है, लेकिन ये हकीकत है, ये सपना नहीं है। क्लियर है? यानी कि ये संख्याएं वास्तव में होती हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा है, इनका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ये बस कल्पना करके संख्याएं समझी गई हैं कि ऐसी भी कोई संख्याएं होती हैं, और इसका हम फर्स्ट में जाकर यूज पढ़ेंगे, क्योंकि इसको जो आपको पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है, आपको 11th क्लास में। ठीक है, ना तो 9th में आपको पढ़ना है इसके बारे में, ना 10th में पढ़ना है, ना ही 12th में पढ़ना है, ये केवल किस में है, 11th में है। क्लियर है गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी जो आई को छोड़ दो, आई को छोड़ने के बाद जो बाकी संख्याएं हमारी बचती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। अब ये परिभाषा जो होती है, इसके ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यह थ्योरी में बाद में लिखाऊंगा जब आपका ये चार्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर गाइज? चलिए, बस यहाँ पे तो हमें टेबल बनाना है, मतलब सॉरी चार्ट बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई वाले छोड़ कितने बचे हमारे, 0 +-1 +-5, या फिर 2.5 या 2/3, ठीक है, या फिर वर्गमूल 2, या फिर ये घनमूल वाला। ठीक है, इस प्रकार से संख्याएं आपकी होती हैं आदि। ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। उसके बाद काल्पनिक संख्याओं का आगे कोई वर्गीकरण नहीं है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं किसको पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्याओं में
ये जो आपका पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा है, फिर से इस ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में दो ग्रुप बना दिए गए। फिर शुरू में आपके दो बनाए, संख्या जो आपकी संख्याएं थी उनके दो ग्रुप बना दिए, काल्पनिक और वास्तविक। उसके बाद जो वास्तविक संख्याएं हैं इनके भी दो ग्रुप बनाए गए हैं। इसमें से एक ग्रुप यानी कि एक समूह को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, कि इस ग्रुप में जो भी आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। और इधर आने वाली संख्या हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए जब आपने शुरुआत में संख्याओं को दो भागों में बांटा था, दो समूह में बांटा था, तो उसका एक आधार था जिसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकें, वास्तविक में ले लिया था, और जिन्हें संख्या रेखा पे ना दिखा सके हमने उस काल्पनिक में ले लिया था। अब आपने फिर से वास्तविक संख्याओं को दो ग्रुप में बांटा है, दो समूह में बांटा है। अब इसका आधार क्या है भाई, यहाँ तो संख्या रेखा आधार बन गया था, अब क्या आधार है, किसके आधार पे आपने इस ग्रुप को दोबारा से दो ग्रुप में बांट दिया, क्या आधार है आपका, क्या बेस है, किस बेस पे आपने बांटा इसको। ठीक है, तो वो बेस इसमें यह है, इस ग्रुप के अंदर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब जैसे 1/2, 2/3, सॉरी 3/4 मान लो, या फिर 2/1 मान लो। तो ये P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर, यानी कि उसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। हमने P/Q नाम दिया, आप A/B बोल सकते हो, M/N बोल सकते हो, लेकिन बुकें जो यूज करती हैं कि डेफिनेशन वो P/Q यूज किया जाता है। क्लियर है। और साथ में कंडीशन भी दी जाती है कि यहाँ पे जो आपके P और Q हैं ये पूर्णांक होने चाहिए। अब ये पूर्णांक क्या भला, ये बात की बातें हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात की बात है। जब हम इसकी डेफिनेशन अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे इन सब बातों को कि P और Q क्यों पूर्णांक होता है, Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। फिलहाल यहाँ की बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे इतना समझना है, इस ग्रुप के अंदर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिन्हें लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएँ कहा जाता है। और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, P/Q के रूप में ना लिख सकें, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। क्लियर है। और शर्त यह है कि P और Q दोनों के दोनों जो होने चाहिए आपके पूर्णांक होने चाहिए। चलो पूर्णांक के बारे में बता देते हैं। जैसे पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक जो पूर्ण होते हैं, जैसे आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से ये क्या सब पूर्णांक हैं। लेकिन 1.5 1.3 2.5 2.7 2.2 3.7 3.9 ये पूर्णांक नहीं है। सिंपल जो संख्याएं हम जो याद करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं पूर्णांक। इन्हें बोलते हैं ये पूर्ण अंक हैं, ये अधूरे नहीं है, पूरे हैं। क्लियर गाइस। तो ये पूरे अंक होने चाहिए। चलिए, तो आपने आधार समझा। इस ग्रुप में कुछ संख्याएं ऐसी थी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, तो उन्हें परिमेय संख्या कह दिया गया। और जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सके उन्हें हमने अपरिमेय संख्या कहा। अब इसमें से हमारा जो ये ग्रुप है ये दो ग्रुप में बटा। पहले ग्रुप के एग्जाम्पल भाई, 0 को हम लिख सकते हैं, 0 के बटे हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 0 के बटे में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 0 ही रहेगी। ठीक है। अब ये प्लस माइनस 1 हो गया भाई, 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, तो P/Q के रूप में लिख डाला। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय बन जाएगी। उसी प्रकार से आपका प्लस माइनस 5 है, अब 5 के बटे में 1 मान सकते हैं ना, 5 के डिवाइड में 1 आ सकता है, तो ये P/Q का रूप है। और दोनों के दोनों क्या है, ये पूर्णांक भी हैं, और बटे में देखो 0 भी नहीं है, तो ये क्या बनेगा, परिमेय संख्या। इस प्रकार से ऐसे आपका दशमलव देख रहे हैं कि 2.5, ये 2.5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि आप जब 2.5 का दशमलव हटाओगे तो ये कितना बनेगा, 25/10। तो ये क्या है, P/Q के रूप में है।
ठीक है, और दोनों के दोनों क्या हैं, ये पूर्णांक भी हैं और साथ में बटे में 0 भी नहीं है, तो ये क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या बनेगी, फिर परिमेय, क्योंकि इसी को तो ये लिखा है आपने। उसके बाद 2/3 यानी कि कोई भिन्न संख्या, तो ये तो अपने आप देख ही रहे हैं आप लोग, P/Q के रूप में लिखी हुई है और दोनों के दोनों पूर्णांक है, बटे में शून्य भी नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं में क्या आएगा आपका, जैसे आपका क्या रह गया यहाँ से, वर्गमूल 2 या फिर वर्गमूल 7, घनमूल 7, ऐसे आपका वर्गमूल 3 हो सकता है, ऐसे आपका एक पाई आता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं आपके अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है गाइस। अब क्यों, क्या इन्हें हम वर्गमूल 2 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? जी लिख सकते हैं, क्या है यहाँ दिक्कत है। वर्गमूल 2/1 बन मान लेंगे, इसकी जब बन मान लेंगे, इसकी जब बन मान लेंगे, पाई की जब बन मान सकते हैं, क्या है दिक्कत है। तो लिख तो दिया P/Q के रूप में, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि आप P/Q के रूप में लिखें, लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों को, P को और Q को, दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होंगे तभी बात होगी, तभी वो परिमेय बनेगा। अगर पूर्णांक नहीं है तो वो परिमेय नहीं होगा, फिर क्या बन जाएगा, वो है परिमेय। चाहे भले उसने आपको P/Q के रूप में लिख दिया है, लेकिन लिखने के साथ साथ क्या है, वो क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक भी होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आप देखेंगे, वर्गमूल 2 को अगर देखेंगे तो उसके बटे में मान बन सकते हैं, उसके हिसाब से आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बन नीचे मान के P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन फिर आप जब कंडीशन चेक करेंगे, इसकी पूर्णांक है क्या, ये पूर्णांक नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वर्गमूल 2 का मान आपने समथिंग 1.4, 2 या 3 कुछ याद करा होगा आपने ये। तो क्या ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक दिख रहा है, ये पूरा अंक है 1.4, फिर 1.4 1 के 2 के बीच में आ रहा है, तो बीच वाले नहीं चाहिए, पूरे अंक चाहिए, 1 हो या 2 हो, 1 के बाद सीधा 2 बीच में नहीं, 2 के बाद सीधा 3 बीच में नहीं, तो ये होते हैं आपके पूर्णांक। तो ये पूर्णांक नहीं है, उस हिसाब से ये पूर्णांक नहीं है और ये पूर्णांक है, और परिमेय होने के लिए दोनों के होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए ये परिमेय नहीं है। सेम उसी प्रकार से आप π/1 को देख रहे हैं, तो पाई की वैल्यू आपको पॉइंटों में पता है 3.14 होती है, रेडियन में अगर बात करें 3.14। तो आप मुझे बताइए, जो ऊपर आपने संख्या लिखी है ये 3.14, क्या ये पूर्णांक है, नहीं। फिर आप कहोगे सर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 3.14 है, लिख सकते हैं 314, 2 अंक के बाद लगा है, 2 0 बढ़ जाएंगे, लो जी आ गया P/Q के रूप में, कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्गमूल 2 को 1.43 लिखा जाता है, तो हम इसे 143/100 लिख सकते हैं। लो P/Q के रूप में भी लिख डाला, दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं और बटे में शून्य भी नहीं है, 100 है बटे में, तो लो बन गया परिमेय। ऐसा आ सकता है दिमाग में, आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ये डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है या पाई की वैल्यू रेडियन में 22/7 होती है, तो सर ये तो P/Q के रूप में लिखा है और दोनों के दोनों आपके पूर्णांक भी हैं, तो ये तो परिमेय बनना चाहिए, क्यों है परिमेय बना रहे हो। क्लियर गाइस। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्यों है ये सर। देखिए 3.14 जो है एक अराउंड वैल्यू ली गई है, अराउंड में है, लेकिन अगर आप लोग पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में जब आप टाइप करेंगे और वहाँ पे जब पाई की वैल्यू निकालेंगे तो 3.142 चलता ही जाएगा, आगे संख्याएं चलती ही जाएंगी, 3.1427 ऐसी कुछ करके संख्याएं आगे आती हैं और ये अनंत तक जाती हैं, डॉट 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 करके आ जाएगा आपको, डॉट 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 डॉट, कोई अनंत अंत ही नहीं है संख्याओं का। समझ पा रहे हैं, मतलब इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन लिख रहा हूँ मैं 3.1469371284928433 ऐसे कुछ चलता है, चलता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, ना तो संख्या रिपीट कर रही है और ना ही कहीं पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि शांत अशांत आप पढ़ते हैं ना, बाद में हम जानेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, वो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है,
दशमलव के बाद यहाँ पे अनंत संख्याएं हैं और अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती है। अब यहाँ पे ये नहीं समझ पाएंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है। भाई 3.14 में तो आपको पता था दशमलव आपका 2 अंकों के बाद लगा है राइट हैंड से, तो आप नीचे 2 जीरो बढ़ा के दशमलव को हटा सकते हैं, सही है। लेकिन इसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, आपको पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो अब कैसा पता करें कि दशमलव राइट हैंड से कितने अंक के बाद लगा है। और जब यही नहीं पता कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, तो अब बटे में कितने जीरो लेने हैं वो हमें नहीं पता है। ये मेन चीज़ है। इसलिए हम, जब हमें पता ही नहीं है कि बटे में कितना शून्य आने वाला है, कितने शून्य वाली संख्या नीचे आने वाली है, इसलिए हम बटे में कोई संख्या नहीं दे पाएंगे। उस प्रकार से हम ये जो आपका पाई है, ठीक है, इस पाई को हम पी अपॉन के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ये मेन रीज़न है। आप इनको देखोगे, इनके हिसाब से देखोगे तो ये परे में बन जाएगा। लेकिन आप लोग इसके हिसाब से प्योर इसके हिसाब से देखो तो परे में नहीं बन रहा है। आप इसके हिसाब से देखो परे में नहीं बन रहा है। और मेन जो बात है वो इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से आपका ये परे में नहीं बन रहा है। परे में ऐसी होती है, परे में का आगे पुनः वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसे आगे इसके ग्रुप और नहीं बनाए जा सकते, इसलिए परे में ही रुक जाएगा। अब आगे कौन बढ़ेगा, सॉरी परी में ही रुक जाएगा, आगे कौन बढ़ेगा, परी में। अब परी में के अंदर कहानी क्या है, चलिए आप देखिए इस परी में के अंदर आप क्या देख रहे हैं, आप कुछ संख्याएं ये वाली देख रहे हैं, ये वाली संख्याएं, ये वाली 0 +-1 +-5 +-2 +-3, ये सब क्या होते हैं, इन्हें पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक है ना ये भाई, पूर्णांक हैं, तो ये पूर्णांक हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए इनके, जैसे 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-5 हो गया, डॉट डॉट आदि, ठीक है। ये सब क्या है आपके पूर्णांक, क्योंकि पूरे अंक मैं बात कर चुका हूँ अभी। उसके बाद आप देख रहे हैं ये संख्या क्या है, दशमलव संख्या, इसको नाम दिया गया है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, जिनकी जिसमें पॉइंट लगा होता है, दशमलव लगा होता है, उन्हें कहा जाता है दशमलव संख्याएं। जैसे 2.5 हो गया, 3.7 हो गया, इस प्रकार से बहुत संख्याएं होंगी आपकी आदि, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, उसके बाद ये बटे वाली जो संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, ऊपर भी कोई संख्या नीचे भी कोई संख्या, यानी कि अंश में भी संख्या हो और हर में भी हो, तो उसे कहा जाता है भिन्न संख्याएं। क्या कहते हैं उन्हें, भिन्न संख्याएं। जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उन्हें भिन्न संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका 2/3, 7/9, 5/6, ठीक है, ये सब क्या है आपकी भिन्न संख्याएं। चलिए क्लियर है, ये भिन्न संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगर भिन्न संख्याओं को और वर्गीकृत करें तो इसमें 3 पार्ट और बनते हैं। एक होती है उचित भिन्न संख्याएं, और एक होती है अनुचित भिन्न संख्याएं, और एक होती है मिश्रित भिन्न संख्याएं। क्या होती है, मिश्रित भिन्न संख्याएं। क्लियर गाइज। तो उचित में क्या आता है भाई, उचित भिन्न में वो भिन्न आती हैं जिनका जो अंश है वो छोटा हो किससे, हर से। जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है उन्हें उचित भिन्न कहा जाता है। और इस चिन्ह को आप समझते होंगे, इसकी जो ओपन साइड है उसमें बड़ी संख्या लिखी जाती है और बंद साइड की तरफ छोटी संख्या लिखी जाती है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके, जैसे 1/3, 2/5, 3/4, डॉट डॉट। तो इनका देखो सबका अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है। संख्या है उचित भिन्न संख्याएं। और अनुचित क्या होती हैं, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, उन्हें कहा जाता है अनुचित भिन्न संख्याएं।
एग्जाम्पल तो जैसे 3 आ गया ऊपर, बटे में 2 है, 7 ऊपर है, बटे में 4 है, ठीक है, ऊपर 9 है, बटे में 7 है। इस प्रकार से ये संख्याएं आपकी अनुचित भिन्न संख्याएं। और मिश्रित में क्या होता है, जैसे संख्याओं को इस तरीके से बोलते हैं 2 सही 1/3, 5 सही 7/4, 9 सही 1/3 ... ये संख्याएं जो आप देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है मिश्रित भिन्न संख्याएं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से जोड़ा आता है ये 2 सही 1/3, 5 सही 7/4, 9 सही 1/3, इन्हें क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न संख्याएं। तो इस प्रकार से हमारी भिन्न संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। चलिए, दशमलव में हम इसी को यहीं रखेंगे, ठीक है, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लेके जाएंगे पूर्णांक को। अब देखो पूर्णांक के अंदर आप क्या देख रहे हैं, पूर्णांक के अंदर आपके 3 बंदे आ रहे हैं, एक शून्य वाला बंदा है, एक प्लस वाला बंदा है और एक माइनस वाला है, यानी कि 3 ग्रुप बन रहे हैं इसमें, एक शून्य वाला ग्रुप, एक प्लस वाला ग्रुप और एक माइनस वाला ग्रुप। तो यहाँ से आपके 3 प्रकार बनने वाले हैं पूर्णांक के। क्लियर है गाइस? तो एक तो इसमें शून्य आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो 0 को जो आपका शून्य से बोला था शून्य संख्या, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, केवल शून्य। ठीक है, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, और एक प्लस वाले हैं और एक माइनस वाले हैं। तो प्लस वालों को कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है, दूसरे माइनस वाले को, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो पूर्णांक प्लस के होते हैं ना धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो पूर्णांक माइनस के होते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए, अब धनात्मक पूर्णांक के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या एग्जाम्पल है इसके, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 ... माइनस वालों के -1, -2, -3, -4 ... क्लियर गाइज? यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। इसके अगर आगे बात करें तो जो हमें ये दिख रहा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और जो आपकी संख्या दिख रही है आपको एक शून्य संख्या, समझ पा रहे हैं गाइज? तो जो आपके धनात्मक है और जो शून्य संख्या है, बताना चाहिए या नहीं गाइज, कहीं भी कंफ्यूज ना हो जाएं आप। चलिए इसको रहने देते हैं, आगे आइए। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें धनात्मक पूर्णांक के अंदर, तो देखो इसमें कुछ संख्याएं 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, और आप अच्छे जानते हैं 1 3 5 2 से नहीं कट सकती, और जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो बेसम। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 से आ रहे होंगे, तो ये संख्याएं 2 से कट सकती हैं, 2 से विभाजित हो सकती हैं, तो ये क्या बनेंगे, सम संख्याएं। तो इस प्रकार से आपका धनात्मक पूर्णांक किस बार जाएगा, आपका एक सम बनेगा, सम संख्याएं, और एक बनेगा विषम संख्याएं। क्लियर है? सम में क्या आएंगे, जैसे 2 2 4 6 8 10 ... विषम में 1 3 5 7 9 ... इस प्रकार से। अब सेम इसी में हम निकाल सकते हैं भाज्य अभाज्य, जिन्हें हम अलग से बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने चार्ट में इसको नहीं ले रहे हैं। बाकी यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 प्रकार बना के, भाज्य और अभाज्य, इन्हीं में से कोई भाज्य बनेंगे और इन्हीं में से कोई अभाज्य बनेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये चार्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्लियर गाइज? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ तक हमने इस अपना चार्ट समझा है, किस प्रकार संख्या को क्लासीफाई किया गया, उसको वर्गीकृत किया गया, उसका आधार क्या बनाया गया है, ये सब हमने यहाँ से समझा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब एकक को हम संख्या को पकड़ेंगे, एक संख्या को उठाएंगे,
उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देख भी लिया एक प्रकार से, लेकिन हम उसे लिखना चाहते हैं, अपने नोट्सों में डालना चाहते हैं, जिससे हम बाद में रिवाइज कर सकें, रिकॉल कर सकें, ठीक है, जिससे हमें वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े। अगर स्टार्टिंग में आपको हमारा वीडियो पहली बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, लेकिन जब एक बार समझ जाएं तो उसके बाद महीने 2 महीने बाद अगर हमें इसको रिवाइज करना हो तो हमारे नोट्सों में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने बातें यहाँ पे बताई हैं हो सकता है कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप इन बातों को भूल जाएँ, इनमें से कुछ बातें स्किप कर जाएँ, तो लिखी होंगी तो आप रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर गाइस, चलिए अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इस क्लास को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।